तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि कल हम जानते हैं कि वर्ग 10 के मैथ का एग्ज़ाम है, तो इस एग्ज़ाम के मद्देनज़र ध्यान रखते हुए मैं मैथ के कुछ कंसेप्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव टाइप कंसेप्ट को मैं बताने जा रहा हूं और आप इसको देख करके जाएंगे। तो आइए आज हम लोग वास्तविक संख्या के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव जहाँ जहाँ से बन सकता है, मैं वैसे कंसेप्ट को समझाने को कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले वास्तविक संख्या। तो देखिए, संख्या को दो पार्ट में बांटा गया है। एक होता है वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। अब आपको ध्यान देना है कि रूट के अंदर अगर निगेटिव संख्या हो तो उसको अवास्तविक संख्या कहा जाता है। इनको छोड़ करके शेष सभी संख्याएं वास्तविक में आएंगी। ध्यान रखना है, रूट के अंदर निगेटिव को छोड़ दीजिएगा तो अन्य सभी संख्याएं वास्तविक के अंदर आती है। अब देखिए, वास्तविक संख्या जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो आपको पता होना चाहिए, संख्या से एक ना एक क्वेश्चन जरूर दिए जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, ऑब्जेक्टिव में दिए जाते हैं हर साल। तो वास्तविक संख्या होता है जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, अर्थात पाई। आपको ध्यान होना चाहिए, अपरिमेय संख्या में देखिए, एक हो सकता है पाई जो पूछा जाता है हमेशा अक्सर कि पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। √5 कौन सी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। ध्यान रखना है, अवास्तविक में निगेटिव था रूट के अंदर, लेकिन इसमें जो है रूट के अंदर पॉजिटिव है अपरिमेय में। उसके बाद से 0.72, 0.72, फिर 0, फिर 72, 00, फिर 72, फिर 000, ऐसे डॉट डॉट करके अनंत तक जाएगा। तो इस 3 टाइप की क्वेश्चन अपरिमेय में आती है, यानी कि एक पाई और एक रूट के अंदर जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, और ये जो दशमलव में दिया गया है, इस टाइप के क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, प्राकृत संख्या पूछेगा तो 1 से लेकर के जो इनफाइनाइट अनंत तक जाती है उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाएगा उसको पूर्ण संख्या कहेंगे। पूर्णांक संख्या में ध्यान रखने वाला बात है कि इसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों संख्याएँ होती है पूर्णांक। अभाज्य संख्या पूछा जा सकता है, तो अभाज्य संख्या में बताना है वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिएगा, 2 से शुरू होता है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपको बताना है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। उसके बाद से पूछा जा सकता है सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो आपका सही जवाब होगा 4। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से कट जाए, पूरी डिवाइड हो जाए, तो उनको हम भाज्य संख्या के श्रेणी में रखते हैं। जैसे 4 हो गया भाज्य संख्या, 6 हो गया, 9 हो गया, etc। आगे देखिए, सह अभाज्य संख्या, तो दो ऐसी संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उसे हम सह अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 5, 9। देखिए, 5, 9 में उभयनिष्ठ गुणनखंड देखिएगा तो एक के सिवाय अन्य कोई संख्या नहीं है। अब देखिए, आपसे पूछा जा सकता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, तो a = b³ + r को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, a = b³ + r, इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, एक सूत्र, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य = भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये a b में देखिएगा, इसमें a जो होता है b से क्या होता है, बड़ा होता है। ये b क्या है, तो b भाजक है, यानी b से जब a में भाग करेंगे तो q भागफल आएगा, r शेषफल आएगा। ध्यान से समझेंगे, a > b, यानी कि a जो होता है भाज्य होता है, वो भाजक से बड़ा होता है। और r का रेंज हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पे r का मान होता है 0 के बराबर या 0 से बड़ा, और <b यानी b से छोटा। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से केवल HCF ज्ञात किया जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप LCM नहीं ज्ञात कर सकते हैं, ओनली HCF ज्ञात करेंगे। और एक सूत्र है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर संख्याओं का LCM गुणे HCF। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। पूछेगा कि रूट अंडर 64 है, आपको बताना है पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या या सभी। तो आपको ध्यान रखना है रूट 64 का वर्गमूल 8 होता है, तो 8 पूर्ण संख्या भी होता है, पूर्णांक भी होता है, प्राकृत भी होता है, इसलिए सभी डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखिए, पाई है, बताना है पाई क्या है, परिमेय संख्या है, अभाज्य संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो अभी मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट में बताया कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ देखिए 80 और 60 का HCF क्या है, ये आपके लिए HW रहेगा, आप बना लेंगे, बना के चेक कर लीजिए, इसका 20 आएगा आंसर। आगे पूछ रहा है R के लिए सत्य है, R के लिए सत्य अभी ऊपर मैंने बताया था कि R का मान 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है और B से छोटा होगा, इसलिए C इज द करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए पूछ रहा है कि दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल होता है, दो ऋणात्मक संख्या का गुणनफल माइनस में या प्लस में या दोनों की नॉन। तो आपको पता होगा कि माइनस और माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, इसलिए बी नंबर सही होगा। पूछा है 10/3 का दशमलव प्रसार क्या है, तो जब नीचे हर का मान 2 और 5 के सिवा कोई भी आएगा तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सत्य है, इसमें बताना है A बराबर BQ + R के लिए। तो पता होना चाहिए कि A का मान जो है B से क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए C देखिए यहाँ A इज़ ग्रेटर देन B, इसलिए C सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि रूट अंडर 3 + 3 या 3 + रूट अंडर 3 है परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों, तो इसका सही आंसर होगा B, यानी कि अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन है कि 27 का अभाज्य गुणनखंड है, बताना है 27 का अभाज्य गुणनखंड निम्न, ये आपका HW है, गुणनखंड करके चेक कर लीजिए। क्वेश्चन कर रहा है 3/5 है, क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है कि पूर्णांक है, तो 3/5 क्या है, परिमेय संख्या है। 3/5 क्या होगा, परिमेय संख्या। इतना जो है ये एक चैप्टर नंबर 1 यानी कि वास्तविक संख्या का क्या था, ये कॉन्सेप्ट था। आगे हम लोग 2 चैप्टर नंबर 2 में चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, तो बहुपद से कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पूछा जाए बहुपद किसे कहते हैं, पोलिनोमियल, व्हाट इज पोलिनोमियल। तो एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे x + 5, x² - 5 etc। बीजीय व्यंजक का घात हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं धनात्मक, निगेटिव नहीं। आगे देखिए, बहुपद मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ध्यान देना है कि रैखिक बहुपद का घात 1 होता है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, 1। द्विघात बहुपद का अधिकतम घात 2 होता है। त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात पूछ दिया जाए तो 3 होता है। आगे देखिए, किसी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उतना ही उसका शून्यक होता है। तो देखिए यहाँ ध्यान से, इसमें शून्यक पूछेगा तो 1, क्योंकि x अक्ष को 1 पॉइंट पे काटा है ग्राफ। यहाँ देखिए 1 2 3 इसका शून्यक होगा, इसमें कहीं नहीं काट रहा है x अक्ष को, तो इसलिए शून्यकों की संख्या 0 होगी। यहाँ क्वेश्चन मैंने यहाँ देखिए, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1, पूछा जा सकता है कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो सही आंसर होगा 1। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2, त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 3। देखिएगा यहाँ शून्यकों को क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा, बीटा, गामा से सूचित किया जाता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c, यह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। a बराबर x² का गुणांक, इसमें a क्या है, x² का गुणांक होता है।
बी क्या है, बी एक्स का गुणांक है। सी क्या है, सी कांस्टेंट है यानी कि अचर संख्या है। जैसे में देखिए यहाँ लिखा है 5x² प्लस 10x प्लस 4, तो इसमें ए का मान 5 होगा, बी का मान 10 होगा, सी का मान 4 होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ फार्मूला है, पूछा जा सकता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर तो माइनस बी बटा ए, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फ़ा इंटू बीटा पूछेगा सी बाई ए, शून्य को एवं गुणांकों के बीच का ये संबंध को बता रहा है। यहाँ देखिएगा द्विघात बहुपद के लिए एक द्विघात बहुपद निकालने का एक फार्मूला है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये तब पूछा जाएगा जब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया रहेगा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया रहेगा। उस समय आपसे पूछा जाएगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें, तो इस फार्मूले में आप पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एक यहाँ देखिए px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, ये फार्मूला होता है, यानी px ये भाज्य है, भाजक है, भागफल है, शेषफल है। ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम। कह रहे कौन बहुपद नहीं है, यहाँ पूछ रहे कौन बहुपद नहीं है, तो यहाँ ध्यान देंगे रूट अंडर x प्लस 5 ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि अगर रूट के अंदर अगर चर मान होता है, वेरिएबल वैल्यू रूट के अंदर होगा तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि कौन बहुपद है, कौन बहुपद है, तो यहाँ देखिए x प्लस 5 ये बहुपद है। बी नंबर x का पावर 1/2 ये बहुपद नहीं है, क्योंकि घात इसका जो है पावर ये पॉजिटिव नहीं है, इसका भाग करेंगे तो 0.5 आएगा, इसलिए बहुपद नहीं है। ये बाटा में भी चर का मान रहता है तो ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, इसलिए ये भी नहीं है। रूट में नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं है, इसलिए ए नंबर ये बहुपद है। यहाँ देखिए 2x² प्लस 5 में पूछ रहा है बी का मान क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा x² के गुणांक को ए बोलते हैं और x के गुणांक को बी, तो यहाँ x का गुणांक तो है नहीं, इसलिए इसका आंसर नंबर सी होगा। बी का गुणांक क्या होगा, 0। आगे देखते हैं, कह रहा है x² प्लस 4x प्लस 4 में अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, तो अभी मैंने कॉन्सेप्ट में बताया कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, तो इसलिए माइनस बी बाई ए जब करेंगे तो माइनस बी यानी कि माइनस बी का मान यहाँ 4 है, तो -4 बट्टा में 1 तो 4 हो जाएगा, इसलिए सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है 2x² प्लस 3x प्लस 1 भागा 2x माइनस 1 में भागफल क्या होगा, तो ये भाग करके आप लोग देख लेंगे, ये आपके लिए HW है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि 5x का पावर 3 प्लस 6x में x³ का गुणांक, तो यहाँ देखिए x³ का गुणांक क्या है, 5 है, तो x³ का गुणांक क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद कह रहा है कि t² माइनस 15 का शून्यक होगा, तो देखिए t² माइनस 15 का शून्यक हो जाएगा आपको, ये प्लस 15 भी होगा माइनस 15 भी होगा, इसलिए सी सही होगा। ध्यान दीजिए यहाँ देखिए बनाया गया है t² माइनस 15 बराबर 0, तो t² बराबर 15 कर देना है, तो t जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट ओवर लग जाएगा, रूट से जब रूट ओवर से निकालेंगे यहाँ रूट ओवर तो प्लस माइनस 15 होगा, इसलिए दोनों होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है x² प्लस 5x प्लस 6 का घात, तो घात इसका अधिकतम घात चेक करना है, तो अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसका घात भी 2 होगा। आइए चैप्टर नंबर 3 का कंसेप्ट देखते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसका व्यापक रूप है। यहाँ ध्यान दीजिए VVI कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो इसका केवल एक हल निकलता है, और इसका और संगत असंगत में पूछेगा तो इस संगत होगा, और ये एक बिंदु पर इसका ग्राफ प्रतिच्छेद करता है। अगला देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर हो c1/c2, तो इसका अनंत हल निकलेगा, और ये भी संगत होगा, समपाती होता है, अर्थात जो ग्राफ होता है एक के पर एक होता है। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 रहेगा तो कोई हल नहीं होगा, इस कंडीशन में ये असंगत कहलाएगा, और इसमें समानांतर इसका ग्राफ होता है। बज गुणन विधि से अगर पूछेगा x का मान निकालना,
तो ये सूत्र आप अप्लाई करेंगे, B1C2 माइनस B2C1 बाटा A1B2 माइनस A2B1। y बराबर पूछा जाएगा तो C1A2 माइनस C2A1 बटा A1B2 माइनस A2B1। आगे देखिए 4 नंबर अगर पूछ दिया जाए, 4 पार्ट से द्विघात समीकरण का कुछ कंसेप्ट देखते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसे मानक रूप भी कहा जाता है, ध्यान देंगे, द्विघात इसे मानक रूप भी कहा जाता है। हल देखिए, इसका 2 हल होगा, अल्फा और बीटा से सूचित किया जाता है, इसको मूल भी कहा जाता है। देखिए द्विघाती सूत्र पूछा जाएगा आपसे तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a या माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर B² माइनस 4ac बटा 2a। इस सूत्र से मूल यानी कि अल्फ़ा और बीटा ज्ञात किया जाता है। ध्यान देंगे B² माइनस 4ac को विवेचक या विवेक्तर कहा जाता है, विविक्तर। B² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 तो मूल भिन्न भिन्न होता है। ध्यान देंगे आप लोग, B² यदि B² माइनस 4ac निकालने पर ये 0 से अधिक आएगा इसका मान, तो मूल इस कंडीशन में क्या होता है, भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होगा और वास्तविक मूल होते हैं। अगर B² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होगा तो मूल क्या हो जाएगा, बराबरे होता है। अगर B² माइनस 4ac लेस देन 0 होता है तो मूल का कोई अस्तित्व नहीं होता है और इसका मूल जो है अवास्तविक मूल होता है। चैप्टर नंबर 5 देखिए, समांतर श्रेणी से। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, शॉर्टकट में इसको AP कहते हैं। व्यापक रूप देखिए, AP का व्यापक रूप होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस प्रकार आगे चलता है। a कहते हैं प्रथम पद को, d सार्वंतर n पदों की संख्या, an nवां पद होता है। an बराबर होता है a प्लस कोष्ठ में n माइनस 1 इंटू डी। Sn का बात करेगा तो n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान रखिएगा, nवां पद निकालने के लिए an का प्रयोग कीजिएगा। Sn यानी कि n पदों का योगफल, सम ऑफ nth टर्म इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि योगफल का बात करेगा तो Sn का प्रयोग करेंगे। Sn का सूत्र ये भी होता है n बाई 2 इंटू a प्लस an। अगर an का मान दिया रहेगा तो आप इस सूत्र का अप्लाई करेंगे। Sn बराबर n बाई 2 इंटू a प्लस l भी होता है। l क्या है, अंतिम पद को सूचित करता है, जो कि an भी वही चीज़ है। d बराबर a2 माइनस a1 करिएगा, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को तो सार्वंत्र निकल जाएगा। यहाँ देखिएगा, एक परिमित AP होता है, एक अपरिमित। जिसमें पदों की संख्या सीमित होगी, निश्चित होगी, वो परिमित हो जाएगा। देखिए जैसे इसमें 50 तक जाके रुक गया है। इसमें देखिए अपरिमित AP का बात करेगा तो ये डॉट 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 लगातार चलता रहेगा, इनफाइनाइट तक तो अपरिमित AP कहलाएगा। यहाँ देखिए ये कह रहा है कि इसमें 2600 पद पूछ रहा है, आप निकाल के देख लीजिएगा। इसमें S22 पूछा गया है, आप खुद से करेंगे। इसका भी Sn निकालने की कोशिश करना आप लोगों के लिए HW है। त्रिभुज का कंसेप्ट देखेंगे। समरूप त्रिभुज क्या होता है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत भुजाएं समानुपाती हो तथा संगत कोण बराबर हो। देखिए ये समरूप का सिंबल है ABC समरूप DEF। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसका मतलब है कोण BC E के बराबर होगा, AD के बराबर होगा, CF के बराबर होगा। इसको संगत कोण कहेंगे। और संगत भुजा समानुपाती यानी कि AB बटा D बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF। यहाँ देखिए दो वृत्त, समकोण त्रिभुज, वर्ग तथा समचतुर्भुज हमेशा समरूप होते हैं। थेल्स प्रमेय ध्यान दीजिएगा। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा खींची जाए तो वे दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में बंट जाती है। यही थेल्स प्रमेय ने बोला था कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के, ध्यान से देखिए, अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, यहाँ देखिए जैसे ये त्रिभुज ABC है, इसमें BC है, BC के समानांतर अगर हम DE खींचे हैं तो ये जो DE समानांतर खींचेंगे ना तो ये भुजा AB है और ये भुजा AC है, इसको समान अनुपात में बांटेगी। अर्थात AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC होता है। यही थेल्स प्रमेय कहा है।
देखिए यहाँ समरूपता के नियम 3 गो नियम है। ए समरूपता के नियम, एस 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 समरूपता के नियम, एस ए एस समरूपता के नियम। यहाँ ध्यान देंगे, दो समरूप त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज जो क्षेत्रफल का अनुपात उनके, ध्यान देंगे यहाँ, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। ये देखिए, एक पाइथागोरस प्रमेय पूछेगा तो पाइथागोरस प्रमेय में होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 2:3 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो दो समरूप, अभी हम लोगों ने एक नियम पढ़ा था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग। तो इसका वर्ग कर लीजिए, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, इसलिए सी सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि सी का संगत, सी का संगत आपको बताना है। सी के संगत कौन होगा कोण, ये आप खुद ध्यान से, इसका HW रहेगा। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 कह रहा है निर्देशांक ज्यामिति का। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ निर्देशांक ज्यामिति में देखिए, ये ऊर्ध्वाधर लाइन को y अक्ष बोलते हैं, ये क्षैतिज लाइन को x अक्ष कहा जाता है। इसको y अक्ष, ऊर्ध्वाधर को y अक्ष कहा जाता है, कोटि कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा कह सकते हैं। x अक्ष को भुज भी कहते हैं, क्षैतिज रेखा भी कहा जाता है। ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0 0 होता है। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं मूल बिंदु का नियामक 0 0, किसी बिंदु का निर्देशांक x, y से दर्शाया जाता है, ध्यान रखेंगे। ये देखिए, प्रथम चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव होता है, x पॉजिटिव y पॉजिटिव। द्वितीय चतुर्थांश में x निगेटिव y पॉजिटिव। तृतीय में माइनस माइनस यानी कि दोनों निगेटिव, x y दोनों निगेटिव। चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, x पॉजिटिव होता है, y निगेटिव होता है। दूरी सूत्र ध्यान देंगे, दूरी सूत्र से सवाल भी पूछे जाते हैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। विभाजन सूत्र से भी क्वेश्चन आएगा, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा जाए तो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो ये सूत्र याद रखिएगा, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2। इसके लिए आपको यहाँ से कोड बताया गया था, x1 लिख देंगे, फिर 23, x2 के साथ 31 और x3 के साथ 12। कुछ VVI क्वेश्चन इसके देखते हैं हम लोग। पूछ रहे हैं -5.0 स्थित है, कहाँ पर ये होगा, सेकंड चतुर्थांश में, थर्ड चतुर्थांश में या x अक्ष पर। तो देखिएगा यहाँ, जब ये x का मान, अगर y का मान 0 है तो ये x पर होता है, और x का मान 0 होगा तो y अक्ष पे होता है, इसलिए C सही होगा। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि 4,5 तथा -6,0 के बीच की दूरी क्या है। तो दूरी सूत्र से आप प्रयोग कर लेंगे, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। इस प्रकार से आप ज्ञात कर लेंगे आप लोग। कह रहे हैं -5, -5 किस चतुर्थांश में, आपको बताया गया था अभी कि तृतीय चतुर्थांश में दोनों निगेटिव होता है, x निगेटिव y निगेटिव, इसलिए क्या हो जाएगा, ये थर्ड चतुर्थांश इसका आंसर होगा। y अक्ष को कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, y अक्ष को कोटि कहा जाता है, x अक्ष को भुज कहा जाता है। इसमें कह रहा है 3 बिंदु संरेखी है तो इनका क्षेत्रफल होगा। 3 बिंदु संरेख है, तो संरेख है तो बिंदु संरेख है तो क्षेत्रफल 0 हो जाता है, क्योंकि त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। तो इस प्रकार ये 7 चैप्टर का कुछ VVI कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है। इस कॉन्सेप्ट को आप एक बार ध्यान से देख लेंगे, तब आप एग्ज़ाम में जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो धन्यवाद।